नमस्कार। आज हम एक चुनावी नतीजे को देखने जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ हार जीत के नजरिए से नहीं। हम इसे शासन और जन सेवा के सिद्धांतों को समझने के लिए एक केस स्टडी की तरह देखेंगे। और हमारा केस स्टडी है साउथ तुरा। यहाँ के जो आंकड़े हैं वो हमें एक बहुत बड़ी कहानी बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले जरा समझते हैं कि ये जगह है कहाँ। मेघालय की गारो हिल्स में ये है साउथ तुरा विधानसभा क्षेत्र नंबर 51। ये सिर्फ एक चुनावी नक्शा नहीं है, ये उन लोगों का घर है जिनकी अपनी उम्मीदें हैं, अपनी चुनौतियां हैं। तो आगे हम कैसे बढ़ेंगे? हमारा रोड मैप कुछ ऐसा है। हम जमीनी हकीकत को समझने से शुरुआत करेंगे, फिर नतीजों के पीछे के कारणों को जानेंगे और आखिर में भविष्य के लिए एक रास्ते का खाका भी तैयार करेंगे। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले साउथ तुरा के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को समझना होगा। आखिर यहाँ के लोगों के लिए असल में मायने क्या रखता है? तो देखिए, यहाँ की जो आबादी है वो ज्यादातर गारो अनुसूचित जनजाति की है जो ईसाई धर्म को मानते हैं। यहाँ युवाओं की एक बहुत बड़ी संख्या है और क्योंकि ये सीमा पर है, यहाँ व्यापारिक समुदाय भी काफी अहम है। और एक दिलचस्प बात यह है कि यहाँ कोई बड़ा आंतरिक जातिगत बंटवारा नहीं है, जो यहाँ की राजनीति को एक अलग ही शक्ल देता है। तो फिर लोगों की असल तकलीफें क्या हैं? गांव में खराब सड़कें, युवाओं के लिए नौकरियों की भारी कमी, दूर दराज की बस्तियों में सेहत की सुविधाओं का न होना और पूरे राज्य में एक पारदर्शी शासन की उम्मीद। ये सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं हैं, ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की असली सच्चाई है। और जब हम इन शिकायतों की बात करते हैं तो ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ डेटा पॉइंट्स नहीं है, ये लोगों की गरिमा से जुड़ा सवाल है। एक मजबूत लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी बात रखने का और अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद करने का हक है। चलिए अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो सब कुछ साफ कर देता है, यानी आंकड़े। ये आंकड़े हमें दिखाते हैं कि 2023 के चुनाव में जमीनी हकीकत असल में क्या थी। जरा सोचिए, सिर्फ एक दशक पहले 2013 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का वोट शेयर 36% से भी ज्यादा था। वो यहां एक बड़ी राजनीतिक ताकत थे और हार भी हुई तो सिर्फ कुछ वोटों से। और फिर 10 साल बाद 2023 में ये आंकड़ा लुढ़क कर आ जाता है सिर्फ 2.3% पर। ये जो गिरावट है ये चौंकाने वाली है और हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हुआ क्या। अगर हम 2023 के नतीजों की पूरी तस्वीर देखें तो जीतने वाली एनपीपी को 52% वोट मिले, दूसरे नंबर पर रही बीजेपी को करीब 33% और इनकी तुलना में 2.3% बहुत ही छोटा आंकड़ा है। इससे साफ है कि मुकाबला पूरी तरह से दो पार्टियों के बीच ही सिमट कर रह गया था। ये जो नतीजा है ये किसी एक व्यक्ति की नाकामी नहीं, ये एक पूरे सिस्टम की नाकामी है। हमारा ये चतुर्मुख विश्लेषण दिखाता है कि चुनावी, संगठनात्मक और कथा यानी नैरेटिव तीनों ही मोर्चों पर भारी कमजोरी थी। और यहां ग्रेड डी का मतलब साफ है कि संगठन जमीनी स्तर पर लगभग था ही नहीं और लोगों से जुड़ने के लिए कोई मजबूत कहानी भी नहीं थी। और ये कहावत आप जानते हैं, इस पूरे पतन का जो सार है उसे बिल्कुल सटीक तरीके से सामने रखती है। जब जड़ें ही कमजोर हों तो पेड़ खड़ा नहीं रह सकता। यह हार इसलिए हुई क्योंकि बूथ स्तर का जो ढांचा था वो पूरी तरह से बिखर चुका था, जमीन से कनेक्शन पूरी तरह टूट गया था। देखिए, ये जो कुछ भी हुआ ये रातों रात नहीं हुआ, ये एक दशक की कहानी है, एक धीमे पतन की दास्तां। चलिए इस सफर को आंकड़ों के जरिए ही समझते हैं। 2013 में कांग्रेस सिर्फ 18 वोटों से हारी थी। 2018 आते आते वोट शेयर सीधा आधा 15% पर और 2023 में बस 2.3%। ये एक क्रमिक पतन है जो बताता है कि संगठन पर ध्यान ही नहीं दिया गया। तो इन आंकड़ों के पीछे का पैटर्न क्या है? पैटर्न ये है कि क्षेत्र की राजनीति बदल गई। वो अब व्यक्तिगत चेहरों के मुकाबले से आगे बढ़कर संगठित पार्टी की राजनीति बन गई थी। लेकिन कांग्रेस इस बदलाव के साथ खुद को ढाल नहीं पाई। तो ठीक है, हमने समस्या को तो समझ लिया, पर अब समाधान क्या है? यहां से आगे का रास्ता कैसा हो? ये एक ऐसी योजना है जिसे कहीं भी किसी भी राजनीतिक वापसी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये 90 दिन की योजना 3 फेज में बटी है। पहला फेज है सुनने और तैयारी करने का, दूसरा फेज है लोगों को इकट्ठा करने और एक साफ संदेश देने का, और तीसरा और सबसे जरूरी है वोट को मजबूत करने और आखिरी धक्का देने का। ये एक बहुत ही अनुशासित तरीका है। सवाल यह है कि ये संदेश आएगा कहां से? ये सीधे उन शिकायतों से आता है जो हमने पहले देखी थी। मतलब सत्ता में बैठे लोगों के जो वादे टूटे हैं उन पर ध्यान देना, युवाओं के लिए नौकरियों का एक ठोस वादा करना और खुद को आदिवासियों की आवाज के तौर पर पेश करना। देखिए, आज के दौर में
कोई भी अभियान सिर्फ एक तरीके से नहीं लड़ा जाता। ये एक मिला-जुला खेल है। घर घर जाकर लोगों से मिलना तो जरूरी है ही, लेकिन साथ ही व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे डिजिटल तरीकों से उस संदेश को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है। तो आखिर में साउथ तुरा की कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? ये सिर्फ एक सीट की हार जीत नहीं है, ये जन सेवा की एक गहरी सच्चाई है जो हम सब के लिए मायने रखती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसे सार्वजनिक जीवन में मौजूद हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। क्या ये मान लिया गया है कि मतदाता आपके साथ हैं, या उनका भरोसा जीतने के लिए हर रोज काम किया जा रहा है? साउथ तुरा का नतीजा एक चेतावनी है, और ये जो रिश्ता है ये भरोसे पर टिका होता है। आज के डिजिटल दौर में लोगों की जानकारी को सुरक्षित रखना और उनकी सहमति का सम्मान करना, ये उस भरोसे की नींव है। भारत का डीपीडीपी फ्रेमवर्क इस सिद्धांत पर जोर देता है कि हर व्यक्ति की निजता का सम्मान हो। लेकिन 2.3% का ये आंकड़ा अंत नहीं है, ये ग्राउंड जीरो है। ये एक मौका है सब कुछ फिर से बनाने का, लेकिन इस बार सही नींव पर, प्रामाणिकता के साथ, लोगों से जुड़कर और सिर्फ सेवा पर ध्यान केंद्रित करके। और यही इस पूरे विश्लेषण का सार है। जनादेश कोई इनाम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इसे जीता नहीं बल्कि हर दिन कमाया जाता है। लोगों की बात सुनकर, उनकी सेवा करके और उनकी समस्याओं का हल निकालकर। जो नेता जन केंद्रित दृष्टिकोण अपनाकर अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, वो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क कर सकते हैं, या 0804204162 पर कॉल कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य है राजनीति से परे,